तो चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली इस चैप्टर को आगे चलाने के लिए हमें छोटी छोटी टर्म्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उन टर्म्स को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो पहली टर्म है हमारे पास वो बेटे करंट डेंसिटी, जिसको मैं जे से लिखता हूँ। अब बेसिकली ये जो जे है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। होता क्या है वो समझने की कोशिश कर बेटे, ठीक है। इमेजिन कर कि आपके पास इस तरह से एक कंडक्टर है। ओके, आपने एक कंडक्टर मान लिया बेटे। उस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, कैपिटल ए है, जो मैं बार बार लेता आया हूँ। उसका लेंथ है बेटे स्मॉल एल, ठीक। सिमिलरली बेटे आपने क्या करा, इस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर आपने V वोल्ट का बैटरी अप्लाई कर दिया। जैसे ही आप V वोल्ट का बैटरी अप्लाई करोगे तो मुझे मालूम है कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर के जितने भी हमारे मोबाइल चार्ज कैरियर थे, यानी कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स थे, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चालू कर देगा। अब ये जो चीज़ थी बेटे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ये अगर मान लो V वोल्ट की बैटरी है तो ऑब्वियस ही बात है इसने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है वो राइट साइड में इस तरह से करेगी। और मुझे मालूम है बेटे क्या, कि जो रिलेशन आएगा V, E और L के अंदर वो क्या आने वाला बेटे, वो आने वाला V बराबर E इंटू में L, ठीक है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुन बेटे, मैंने क्या करा, इस कंडक्टर का ना ये वाला पार्ट चूज कर लिया, ऐसे से ये वाला पार्ट चूज कर लिया। बेसिकली मैंने कंडक्टर का एक अंदर वाला एरिया चूज कर लिया। अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो ऑब्वियस सी बात है बेटे इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक। बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुनियो बेटे, मैं तेरे को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से निकल करके जाएंगे बेटे, ठीक है, जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुन, जो करंट फ्लो करेगा ना बेटे वो राइट साइड में फ्लो करेगा, इसके ऐसे, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि जो करंट फ्लो, अगर मैं करंट फ्लो I मानता हूँ, करंट फ्लो पर यूनिट दिस एरिया इज नोन एज द करंट डेंसिटी, बेसिकली मैंने बेटे ना इसका केवल यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखा है। तो यानी कि अगर करंट डेंसिटी को तुझे डिफाइन करना पड़ जाए तो तू कैसे डिफाइन करेगा, उसको तू डिफाइन करे बेटे, करंट पासिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूँ तो करंट का यूनिट है बेटे एम्पियर, और एरिया का यूनिट है बेटे मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट बन जाएगा। ये एम्पियर एरिया नहीं है, बेसिकली करंट डेंसिटी क्या बेटे, करंट पर यूनिट एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया है। तो ये क्या बेटे, इसका यूनिट क्या बनेगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन। इमेजिन कर कि तूने क्या करा कि अब ध्यान से सुन बेटे कि अगर ये करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका डायरेक्शन मैं सेम लेता हूँ जो डायरेक्शन मेरा किसका बेटे, करंट का है। तो ध्यान से सुन बेटे, करंट का डायरेक्शन आपका बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है कि अगर एक एरिया है उसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो ऑब्वियस सी बात है बेटे, उसको मैं एन कैप से लिखता हूँ, और वो जो एन कैप होता है ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर मान लो ये इस तरह से है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होने वाला है, ऐसे, ओके। तो मतलब ये एरिया वेक्टर एन कैप इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करंट डेंसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है भाई इसका एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो वो जो मैं डायरेक्शन लेता हूँ बेटे, मैं इसका डायरेक्शन किस तरफ मानता हूँ, जिस डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो डायरेक्शन है ना करंट डेंसिटी का, डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ध्यान से सुन, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो बेटे लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रहा है, मतलब इस साइड में जा रहा है। तो ध्यान से सुन, जो तेरा करंट डेंसिटी बनेगा ना उसका डायरेक्शन भी किधर बनने वाला बेटे, राइट साइड के अंदर ही बनने वाला है। ये आपके पास क्या आ गया, जे वेक्टर आ गया। क्या आ गया बेटे, जे वेक्टर आ गया। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन बेटे कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे इसको ना किसी तरीके से एक वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी है,
जो करंट डेंसिटी है बेटे वो वेक्टर है और एरिया भी क्या आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मुझे ना इन तीनों को किसी ना किसी वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखूंगा ध्यान से देखिए बेटे। इमेजिन कर कि आपने क्या करा, इस एरिया को बेटे टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने मतलब क्या कि आपने इस एरिया को ऐसे घुमा दिया, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से बनने वाला बेटे, ऑब्वियस बात है बनेगा। उसने जो एंगल बनाया है वो कितना बनाया बेटे, ऑब्वियस बात है थीटा बनाया। कितना बनाया, थीटा बनाया। मतलब रेड वाले एरिया के साथ इस ग्रीन वाले एरिया ने कितना एंगल बनाया बेटे, थीटा एंगल बना लिया। तो इसका जो ए डैश बनेगा, सपोज कर अब इसके अंदर से भी करंट जा रहा है, तो इसके अंदर से जो करंट जा रहा है कितने एरिया में से जा रहा है, वो जो करंट जा रहा है ना बेटे वो जा रहा है ए डैश के अंदर से, और वो किसके बराबर होगा बेटे, वो होगा ए इंटू कॉस ऑफ थीटा के बराबर। समझने की कोशिश कर बेटे कि अगर रेड वाले के अंदर से सारा करंट जा रहा है तो करंट पासिंग पर यूनिट एरिया क्या है, करंट डेंसिटी है। मैं क्या करता हूँ बेटे, मैंने इमेजिन करा कि मैंने एरिया को टिल्ट कर दिया ऐसे, तो उसका एरिया वेक्टर कितने एंगल से टिल्ट करा बेटे, वो करा मैंने थीटा एंगल से। तो कितने एरिया में से, इस ग्रीन वाले एरिया में से कितने एरिया में से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, वो जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो कितने में से होगा बेटे। इमेजिन कर कि वो ए डैश है और वो किसके बराबर आना चाहिए बेटे, वो ए कोस थीटा के बराबर आना चाहिए। मैंने क्या करा कि इसके कंपोनेंट को इधर रिजोल्व कर दिया जस्ट, ठीक है। ग्रीन रेड वाले एरिया के कंपोनेंट को इसके अलावा जब आप वो करोगे, रिजोल्व करोगे, तो ऑब्वियसली बात है बेटे वो ए कोस थीटा आ जाएगा। कितना आएगा, ए कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। चल लीजिए, तो मैं करंट को लिख सकता हूँ बेटे यहाँ पर क्या, इस वाले केस के अंदर वो किसके बराबर बने बेटे, वो बनेगा ए डैश इंटू में जे, ए डैश इंटू में जे। ए डैश कितना बेटे, ए कॉस ऑफ थीटा इंटू जे। तो सिमिलरली मुझे मालूम है बेटे ये जे है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटे कितना, जे यहाँ पर जे है, यहाँ पे बेटे ए है, ये कितना है बेटे, ये कॉस ऑफ थीटा। बेसिकली ये कैप नहीं है, ये डॉट डाल रहा हूँ मैं, ये गलती से डल रहा है मेरे से, ये डॉट है, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ बेटे क्या, जे डॉट ए बेटे। तो क्या बेटे, ये वेक्टर क्वांटिटी के बीच में रिलेशन आ चुका है हमारे पास, करंट के बीच में, करंट डेंसिटी के बीच में और एरिया। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो जे डॉट ए के बराबर होता है। अब सोच के दे बेटे कि ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी जो होता है वो होता है बेटे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके, अगर ये कहानी है बेटे, तो सोच के दे बेटे कि अगर मैं इस एरिया वेक्टर को बिल्कुल ऐसे टिल्ट कर दूं, मतलब ये ऐसे है ना, इसको ऐसे कर दूं, तो एरिया वेक्टर नीचे की तरफ चला जाएगा। तो उस वाले एरिया में से सोच के दे बेटे कि मैंने इस रेड वाले एरिया को कुछ इस तरह से कर दिया, ध्यान सुन। इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। अब करंट का डायरेक्शन की तरह बेटे, करंट डेंसिटी की तरह बेटे वो राइट साइड में है, करंट डेंसिटी की तरह बेटे राइट साइड में, क्योंकि करंट राइट में फ्लो कर रहा है। सिमिलरली इसका जो एरिया वेक्टर है बेटे वो इस तरफ है। एरिया वेक्टर किसके बराबर आएगा, ए इंटू एन कैप के बराबर आएगा। दोनों के बीच में कितना एंगल है बेटे, 0 एंगल है। कितना एंगल है, सॉरी 90 डिग्री एंगल है। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 है तो इस वाले एरिया में से कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, जो कि मेरी ये वाली रिलेशन भी सेटिस्फाई करती है कि अगर मेरे पास करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल आया 90 तो उसमें से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो यही चीज़ मैंने आपको जस्ट रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। होप आपको कि ये करंट डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है बेटे, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब जो नेक्स्ट टर्म है बेटे हमारे पास वो है कंडक्टेंस। क्या है, कंडक्टेंस बेटे। अब बेसिकली कंडक्टेंस है कुछ नहीं है, इसको मैं लिखता हूँ बेटे कैपिटल जी से, ठीक है। एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पता क्या बेटे, जस्ट कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टेंस का। किसका बेटे, रेजिस्टेंस का। तो याद कर बेटे, जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो रेजिस्टेंस क्या होता है, वो होता है बेटे रो एल बाई ए होता है, और इसका यूनिट क्या होता है बेटे, होम, OHM, और जिसको मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ध्यान से बेटे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो तेरे को डिफाइन करता है कि तेरे सर्किट के अंदर से कितना करंट जा पाएगा। बेसिकली करंट को कंट्रोल करने की, करंट को कंट्रोल कर सकता है रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट पोटेंशियल पे। अगर मान लो अगर आपको करंट को अलो करवाना है, ज़्यादा अलो करवाना है, तो आपको कम रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, और अगर आपको करंट को कम अलो करवाना है तो आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सिमिलरली बेटे क्या कंडक्टेंस क्या है, उसको मैं जी से लिखता हूँ, वो क्या बेटे रेसिप्रोकल है आर का। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, जिसका जितना ज़्यादा कंडक्टेंस होगा उसके अंदर से उतना ही ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली जो कंडक्टेंस है ना, हमें बेटे वो ये शो करता है कि हमारे सर्किट के अंदर से कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो कंडक्टेंस, अगर रेजिस्टेंस का यूनिट बेटे होम बनता है ना, तो जो कंडक्टेंस होता है बेटे, उसका जो यूनिट बनेगा, यानी कि इसका जो यूनिट बनेगा ना, वो क्या बने बेटे,
पर होम बनेगा। क्या बनेगा बेटे? पर होम बनेगा। या फिर इसको अपन बोलते हैं बेटे क्या? मो, MHO। देखो मैंने इसको उल्टा कर दिया, MHO, तो ये भी इसका यूनिट बनता है और ये भी इसका यूनिट बनता है, पर होम, एक ही बात है। ठीक है। सिमिलरली बेटे बात करते हैं, नेक्स्ट एक टर्म आती है रजिस्टिविटी। एक हमने टर्म पढ़ी थी रजिस्टिविटी, और उसी के रेसिप्रोकल में एक टर्म आई बेटे क्या? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जिसको मैं सिग्मा से लिखता हूँ। ओके, अब ये जो सिग्मा होता है कुछ नहीं होता बेटे, रेसिप्रोकल है किसका? रजिस्टिविटी का। तो ध्यान से सुनियो क्या कि रजिस्टिविटी हमारे पास क्या डिफाइन कर रही थी? तो जिसका बेसिकली रजिस्टिविटी थी तो वो नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही थी। जितनी ज़्यादा रजिस्टिविटी थी मटेरियल की, उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस था। तो सेम कहानी यहाँ पे बेटे, तो जितना ज़्यादा रजिस्टिविटी होगा उसका उतना ही कम कंडक्टिविटी होगा। तो बेसिकली कंडक्टिविटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रही है बेटे किसको? कंडक्टेंस को। किसको रिप्रेजेंट करती है ये? कंडक्टेंस को। ठीक है। अब इसका अगर जो यूनिट अगर हम लिखें तो रजिस्टिविटी का जो यूनिट था बेटे वो क्या था? होम पर मीटर था। क्या था बेटे? होम पर मीटर था। ठीक, सॉरी होम मीटर था, होम मीटर। तो इसका जो कंडक्टिविटी का जो यूनिट बनेगा वो क्या बने बेटे? इसका उल्टा बन जाएगा, पर होम और ये पर मीटर। या फिर इसको मैं लिख देता हूँ बेटे क्या? मो, MHO, मो पर मीटर। तो एक ही बात है बेटे, ये इसकी सारी क्या है? यूनिट है। ठीक, होप आपको कि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी समझ में आया होगा। जस्ट उसका बेटे उल्टा है, रेसिप्रोकल कर देना आप लोगों को, कुछ और नहीं करना है इसके अंदर। ओके, तो चलो बेटे थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपने चैप्टर में। हम छोटी छोटी सी टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो वो टर्म छोटी छोटी सी हैं, तो ध्यान से सुनो बेटे। मैं आपको एक रिलेशन ड्राइव कराता हूँ, और ये जो रिलेशन आता है कई बार वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है भाई कि क्या रिलेशन है उसके बीच में। आपके पास बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाएगा, 1 नंबर में पक्का आता है बेटे ये। ठीक है, और MCQ में तो काफ़ी बार आता है। अगर MCQ क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये वाला जो क्वेश्चन मैं ड्राइव करूँगा एक्सप्रेशन, ये पक्का आएगी। मुझे मालूम है बेटे कि जो V है ना इस वाले केस के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो रिलेशन है, ऑब्वियस सी बात है। तो ध्यान से सुन बेटे कि जो मैं V है ना उसको मैं लिख सकता हूँ I इंटू R इक्वल टू E इंटू L। सिमिलरली ये जो तेरे पास ये बनता है बेटे इलेक्ट्रिक करंट है, जो तेरा रेजिस्टेंस है उसको लिख सकता है बेटे कितना? रो L/A इक्वल टू E इंटू में बेटे L। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से सुनियो, L ने L को मार दिया। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो करंट पर यूनिट एरिया वो क्या बनने वाला बेटे? वो बनने वाला है करंट डेंसिटी। क्या बनने वाला भाई? करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी आ गया आपके पास J इंटू में रो इक्वल टू E। तो ध्यान से सुन, करंट डेंसिटी इक्वल टू E अपॉन में रो, और रो का उल्टा क्या होता है बेटे? कंडक्टिविटी। तो J बराबर सिग्मा इंटू में E। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। तो बेसिकली बेटे ध्यान से सुनियो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, J भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने तेरे को पहले बता दिया था कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन किसका बेटे? करंट डेंसिटी का होने वाला है। तो तेरे पास रिलेशन यहाँ से भी आ रहा है ये चीज़। ठीक है, अब ये जो रिलेशन आता है ना इसको अपन बोलते हैं क्या? इसको अपन बोलते हैं बेटे क्या? वेक्टर फॉर्म ऑफ होम लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ होम्स लॉ। कैसे? ये करंट है बेटे, करंट डेंसिटी मतलब करंट है एक तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बेटे? पोटेंशियल है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास रिलेशन था V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, अगर मैं इस R को इधर लेकर के जाऊँ तो V इज इक्वल टू I अपॉन में R बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी तो एक तरह से होम्स लॉ ही है बेटे। तो I को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली ये क्या है? वेक्टर फॉर्म है होम्स लॉ का। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आता है बेटे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है। ठीक है, मैं इनको रब कर रहा हूँ अब, तो हमारा इनके पास कोई ज़्यादा काम तो है नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा बेटे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये ग्रीन कलर का जो मार्कर है ये फिर से मुझे प्रॉब्लम देना शुरू कर गया इसने, कोई बात नहीं। हरे राम हरे, ओके ठीक है भाई साहब। तो मुझे मालूम है बेटे कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो रो L/A होता है। ओके,
अब मुझे जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ऑब्वियसली पता वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैं लिखता हूँ v और उसके सबस्क्रिप्ट में बेटे d। एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बेटे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा दिया, तो स्विच का सिंबल ये वाला है। इस टाइम ये क्या है? ऑफ है। अगर ये स्विच तेरा ऑफ है तो ऑब्वियस ही बात है, अगर 20 वोल्ट की बैटरी आप लगाओगे तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं होगा, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मैंने आपको ये बता रखा है बेटे कि अगर ये कंडक्टर है ना तो इसके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली घूम रहे हैं इसके अंदर, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होता क्या है, होता क्या बेटे कि मैंने ये चीज़ भी बता रखा है क्या कि भाई साहब जो इसके लैटिस पॉइंट है ना उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैसे? एक बार तेरे को दोबारा से विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूँ। इमेजिन कर बेटे कि एक एल्यूमिनियम का एटम है, ठीक है, इसके अंदर एल्यूमिनियम का एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर ऑब्वियसली बात है 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 3 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले वाले में 2, उससे अगले वाले में बेटे 8, फिर उससे अगले वाले में 3। अब ये जो अब इस टाइम क्या है, जो ये एल्यूमिनियम सिंगल एटम है ना ये न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि जितने इसके पास 13 प्रोटॉन है तो 13 ही इसके पास क्या बेटे इलेक्ट्रॉन है। ओके, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन, जैसे मैं इसको क्रिस्टल में बनाऊंगा बेटे तो वो जो एल्यूमिनियम एटम होगा ना वो अपने अपने लैटिस पॉइंट पे होगा। अब जैसे ये क्रिस्टल बनेगा ना तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो पूरे कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव करना शुरू कर देंगे। तो यानी कि इस वाले एल्यूमिनियम एटम से ना ये 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना तो ऑब्वियस ही बात है इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कितना है बेटे? 3 पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो 3 पॉजिटिव चार्ज है ना वो एल्यूमिनियम के ऊपर आया है, एल्यूमिनियम एटम के ऊपर आया बेसिकली। और वो जो एल्यूमिनियम एटम है ना वो मूव नहीं कर पा रहा है, तो यानी कि जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना वो इमोबाइल है। क्या बेटे? वो इमोबाइल है। और जो तेरा नेगेटिव चार्ज है वो क्या बेटे? मोबाइल है। मोबाइल मतलब वो मूव कर सकता है, आपका फ़ोन वाला मोबाइल नहीं, ठीक है। ओके, अब वो जो मेरा मोबाइल चार्ज कैरियर है, मोबाइल चार्ज कैरियर मतलब जो मेरे इलेक्ट्रॉन है बेटे वो रैंडमली फास्टली मूव कर रहे हैं। अब छोटे से के अंदर भी 27 ग्राम एल्यूमिनियम के अंदर भी 27 ग्राम एल्यूमिनियम के अंदर भी ना कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे बेटे? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स होंगे। और 27 ग्राम कितने नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है जो पूरे के पूरे इसके अंदर घूमते रहेंगे? वो ऑब्वियस ही बात है 3 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 है बेटे। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया। ये 3 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि भाई साहब एक एल्यूमिनियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है बेटे वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो रैंडमली मूव कर रहे हैं ऑब्वियस ही बात है उनके बीच में क्या हो रहा है बेटे? कोलिजन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कोलिजन हो रहे हैं। किससे कोलिजन कर रहा है इलेक्ट्रॉन? एक तो इन इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज कैरियर से। किस से बेटे? पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज कैरियर से। और दूसरा किससे कर रहा है बेटे? खुद ब खुद आपस में भी वो क्या कर रहा है? कोलाइड कर रहा है। क्या कर रहा है बेटे? वो नेगेटिव से, मतलब खुद भी कर रहा है, आपस में वो कोलाइड कर रहा है खुद के साथ, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुनिए बेटे कि इस टाइम में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पता क्यों मूव कर रहे हैं भाई साहब? क्योंकि उनके पास ना रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर मतलब उनके पास थर्मल वेलोसिटी है। एक्चुअल में बेटे ये होता क्या है, इसको ना मैं एक गैस मॉडल की तरह ट्रीट करता हूँ। अगर आप हायर स्टडी में पढ़ोगे तो हम इनको गैस मॉडल की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे गैस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते रहते हैं ना, तो वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करते रहते हैं बेटे? रैंडमली मूव करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, बट वो पूरे कंडक्टर के सरफेस को छोड़ करके बाहर नहीं जाते हैं। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बेटे उस दरमियान उनका जो वेलोसिटी होता है ना, उस दरमियान उसका जो बेटे वेलोसिटी होता है उसको अपन बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको बेटे? थर्मल वेलोसिटी। अब ये जो थर्मल वेलोसिटी है बेसिकली नाम से पता लग रहा है कि ये टेम्परेचर की वजह से है। याद कर, अगर गैस मॉलिक्यूल है, अगर गैस मॉलिक्यूल को आप बेटे T टेम्परेचर पे रख देते हो तो उनके पास वेलोसिटी आती है बेटे। कितनी वेलोसिटी आती है अगर आपको ध्यान हो? VRMS होती है, वो हम लिखते आए उसको बोलते हैं बेटे कितना? 3kT/m। ये आपने पढ़ रखा है, ये VRMS स्पीड है। ओके, अब बेसिकली यही तेरी क्या है? थर्मल वेलोसिटी भी मानी जाएगी। किससे केस में बेटे? किससे केस में बेटे? इन कंडक्टर के केस में। ओके, अब इसका जो ऑर्डर होता है ना इलेक्ट्रॉन का घूमने का,
वो होता है बेटे 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अभी तक मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करा है इस कंडक्टर के अंदर, ये तब की बात है। अब इमेजिन कर बेटे, इमेजिन कर कि अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं, उन सब की वेलोसिटी अगर मैं निकालने की कोशिश करूं आरएमएस, तो वो लगभग 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड आएगी। और ये 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड कोई नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है, ठीक। तो अगर आप बोलोगे सर फिर तो इसमें तो चार्ज फ्लो कर रहा है, हाँ चार्ज फ्लो कर रहा है, बट इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो कर रहा। कारण उसका ये है, सोच के दे बेटे, सोच के देख कि अगर मैं ये वाला एरिया चूज करता हूँ कंडक्टर के बीच में, तो इमेजिन कर कि इसमें ना 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई साहब? 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन है तो अगर इसमें से ना, अगर इस एरिया में से लेफ्ट साइड में 50 करोड़ इलेक्ट्रॉन गए हैं ना, तो डेफिनेटली उसी टाइम में 50 करोड़ इलेक्ट्रॉन राइट साइड में जाएंगे। तो इस एरिया में से जो नेट चार्ज फ्लो होगा वो तेरा जीरो होने वाला है। अगर नेट चार्ज तेरा जीरो होगा ना भाई, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक करंट तेरा जीरो है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो बेसिकली तेरा जीरो होने वाला है, और वो बहुत मतलब जीरो होने वाला है, ठीक है। एक सबरूप। दूसरा सबरूप सुन बेटे, होता क्या है अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है बेटे वो ऑब्वियस ही बात है कोलाइड कर रहे हैं पॉजिटिव आयन के साथ और नेगेटिव आयन के साथ। अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बिटवीन में उनकी डिस्प्लेसमेंट चेक करूं, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट आता है ना वो जीरो आता है। कैसे? इमेजिन कर बेटे कोई आपने इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, वो कोलाइड कर रहा है, इस तरह स्ट्राइक कर रहा है। आप किसी भी टाइम पे देख लेना वो वापस से ना अपनी सेम पोजीशन पर आ जाएगा, यानी कि वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो कितना बेटे? जीरो है। कितना है? डिस्प्लेसमेंट जीरो है वहां पर। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब मैं जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे अप्लाई करता हूँ, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऑन कर दिया, ऑन का सिंबल ये वाला है, तो इसके बीच में क्या हो बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है इसके बीच में भाई, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया, तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा? तो सोच के दे बेटे कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो डेफिनेटली लेफ्ट साइड में भागेंगे, ठीक है। अब की बार क्या है, उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर ना फोर्स लगेगा। अगर वो फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली अगर पहले डिस्प्लेसमेंट तेरी जीरो हो रही थी ना, तो अब की बार सभी इलेक्ट्रॉन के अंदर बेटे डिस्प्लेसमेंट होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे एक वेलोसिटी से मूव करना चालू कर देंगे। उस वेलोसिटी को अपन क्या बोलेंगे बेटे? उस वेलोसिटी को बोलेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन यही है कि जैसे ही हम किसी कंडक्टर के क्रॉस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जिस वेलोसिटी से वो मूव करने की कोशिश करते हैं, जिस वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में मूव करते हैं ना, तो उस वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइम बेटे अगर मैं विजुलाइज करवाने की कोशिश करूँ ना, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो 10 की पावर -3 मीटर होता है, यानी कि मिलीमीटर में होता है, मतलब 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ऐसे 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। अब 1 मिलीमीटर पर सेकेंड बेटे बहुत कम स्पीड है इसके कंपैरेटिवली। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ ना, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, इमेजिन कर यहाँ से स्टार्ट हुआ, जाएगा और वो कहीं से भी आए, बट उसके बीच में ना डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करा था तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो था। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो था तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक करंट जीरो था भाई, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा बेटे? अब की बार डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो चुका देख, ठीक। तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या होगा बेटे? इलेक्ट्रॉन जो चार्ज का फ्लो होगा एक लेफ्ट मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, और उसकी वजह से क्या होने वाला भाई साहब? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने वाला है। अभी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है बेटे? वो होता है 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये 1 मिलीमीटर पर सेकेंड क्या बेटे? बहुत कम है, ठीक है। समझ पाए नहीं समझ पाए? इमेजिन कर कि तेरे को क्वेश्चन दे सकता है वो कि भाई साहब हमने ना जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितना भाई साहब? वो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है। तो बताओ कि वो कितने टाइम के बाद 1 मीटर लेंथ के कंडक्टर को क्रॉस करेगा? तो लेंथ हुआ बेटे 1 मीटर, वेलोसिटी कितना बेटे? 1 मिलीमीटर। तो कितना आंसर आया बेटे? वो आएगा 1000 सेकेंड। कितना आंसर आएगा? 1000 सेकेंड। तो आप ये क्वेश्चन भी लिख सकते हो कि अगर हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड है, तो वो 1 मीटर लेंथ को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा? तो ऑब्वियस ही बात कितना ले बेटे? वो 1000 सेकेंड लेगा, ठीक है। चलिए जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो बहुत कम होता है। किससे कंपैरेटिवली भाई साहब? इस थर्मल वेलोसिटी के कंपैरेटिवली। थर्मल वेलोसिटी की जो थर्मल वेलोसिटी है कब है? जब हमने उसके कंडक्टर के क्रॉस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया, ठीक है।
चलो जी बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो जितना बेटे मैं बोल रहा हूँ ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको लिखने की कोशिश कर लेना, सीधी सी बात है भाई, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए बाद में। और ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, तो इसको फटाफट से करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। अब ध्यान से सुन बेटे, होता क्या है, इमेजिन कर कि इसके अंदर ना मैं एक छोटी सी क्वांटिटी और डिफाइन करता हूँ, हालांकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो थोड़ी देर में पड़ेगी, चलो मैं बाद में कर लूँगा, कोई बात नहीं। ध्यान से बेटे कि इमेजिन कर कि अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करा। क्या नहीं अप्लाई करा बेटे? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करा। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करा है तो सोच के दे बेटे कि इस एरिया में से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जितने इधर मूव कर रहे हैं इतने इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, माननी पड़ेगी आप लोगों को, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं है इसके अंदर बेटे, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं हुआ ना इसके अंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से बेटे कि इमेजिन कर कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन बेटे यहाँ से मूव करता है इनिशियल वेलोसिटी से u1 से, तो पक्का कोई ना कोई एक दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो उधर वाली साइड मूव करेगा इनिशियल वेलोसिटी u1 से। सॉरी, दोबारा सुन क्या बोल रहा हूँ मैं। इमेजिन कर बेटे कि कोई ऐसा सा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जो इधर मूव कर रहा है बेटे 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। सिमिलरली उसी टाइम कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा, कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा जो राइट साइड में मूव करेगा, कितनी वेलोसिटी से बेटे? 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड से। कहने का मेरा मतलब ये बेटे कि ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगी, ठीक है। तो अगर वो कैंसिल आउट करगी, इमेजिन कर कि इसके अंदर ना n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल N क्या बेटे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है, और उसके ऊपर चार्ज कितना बेटे? ऑब्वियस सी बात है माइनस ही होता है। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? माइनस के ई चार्ज होता है, हम लेकर के चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी बहुत बढ़िया, शाबाश। ध्यान से सुन बेटे कि अगर मैं इन सब की एवरेज वेलोसिटी निकालूं तो वो ऑब्वियस सी बात है जीरो आने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर एक लेफ्ट में तो पक्का एक राइट में है, पक्का, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो इनका जो एवरेज आएगा वो जीरो आने वाला भाई, क्योंकि वेलोसिटी है, इधर वाली साइड नेगेटिव लूंगा, इस वाले की मैं बेटे पॉजिटिव लूंगा, तो माइनस दिस प्लस दिस डिवाइड बाय में 2 वो तेरा कितना आंसर देगा? जीरो आंसर देगा, क्योंकि मैंने तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करा। तो अगर मान ले पहले वाले की वेलोसिटी कितनी है बेटे? u1 है, दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी है बेटे? u2 है, तीसरे वाले की वेलोसिटी कितनी है बेटे? u3 है, इस तरह चलता गया बेटे, और मैंने कितने की वेलोसिटी ले ली बेटे? सबकी n ले ली। अगर इन सब की मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ बेसिकली? एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ, तो एवरेज का मतलब क्या बेटे? ये n होगा, कैपिटल N से डिवाइड करूँगा मैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जीरो आने वाली है। ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रही थी वो तेरी कितनी हो रही थी भाई? जीरो हो रही थी। तो v एवरेज कितनी है भाई साहब? यहाँ पे जीरो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब जैसे ही तू इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा तो तूने यहाँ पे ऑन कर दिया। ऑन करने मतलब क्या कि आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करोगे तो इलेक्ट्रॉन बेटे एक वेलोसिटी से मूव करना चालू कर देंगे। हर इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी से मूव करना चालू कर देगा, और उसको क्या बोल रहे बेटे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सोच के दे बेटे, यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी वो क्या बनने वाली है भाई? वो बनने वाली है पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी प्लस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी प्लस तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अप टू सो ऑन n इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में कैपिटल N। तो ये वाली बनने वाली है। उन सब की जो एवरेज वेलोसिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी भाई साहब? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी। क्या बनेगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आप सोचोगे सर v1 v2 v3 ये अलग अलग से क्यों है? वो इसलिए बेटे क्योंकि भाई साहब इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, और पॉजिटिव इमोबाइल आयंस भी हैं, तो उनके साथ वो कोलाइड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो वेलोसिटी होगी वो पक्का चेंज होगी। अगर वो पक्का चेंज होगी तो ध्यान से सुनिए बेटे, तो तभी उनकी मैंने जो वेलोसिटी लिखी है ना वो सबकी क्या लिख ली भाई साहब? क्या लिख ली है? अलग अलग लिख ली है। तो ये तेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ओके, तो याद कर बेटे, याद कर कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दोगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितना बेटे? क्या वो इंटू ई, यानी कि ई इंटू ई, वो किसके बराबर होगा? वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। बेसिकली चार्ज कितना है यहाँ पे? माइनस के ई है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो, अभी मैं वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगी ना हर इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी आएगी भाई साहब? वो आने वाली है कितनी वो आएगी ई कैपिटल ई स्मॉल ई डिवाइड बाय में स्मॉल एम, स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाय में एम। ई क्या है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है। ये क्या बेटे? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है। कैपिटल ई क्या? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपके पास ये वाला है। सिमिलरली एम क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या बेटे? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन। क्या
कि जितने भी तेरे इलेक्ट्रॉन है ना वो सारे के सारे क्या बेटे इस वाली एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। हालांकि उनकी वेलोसिटी तो अलग अलग है बट वो इस वाली एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कितना बेटे v/l, और ये टर्म तेरी कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है बट ये v1 v2 v3 क्या बेटे उन सबका अलग अलग मान ले हर टाइम पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक पॉइंट हो रहा है बेटे यहाँ पर, इमेजिन कर बेटे कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज है, यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक करता है, यहाँ पे स्ट्राइक करा, उसके बाद बेटे वो यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया स्ट्राइक, तो इन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो उसने टाइम लिया है ना, उस टाइम को बोलते हैं बेटे क्या? रिलैक्सेशन टाइम। और उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बेटे टाउ से। अभी उसको इमेजिन करके बेटे एक इलेक्ट्रॉन लिया मैंने पहले वाला, और वो जो पहले वाला इलेक्ट्रॉन है ना वो पहले इससे स्ट्राइक करा, कोलाइड करा, और फिर वो इससे कोलाइड करा। तो इन दो सक्सेसिव मतलब लगातार दो, इन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा ना उसको बोलते हैं बेटे क्या? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं उसको? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, बहुत बढ़िया। अगर मान लो वो पहले वाला इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो टाउ 1 होगा, दूसरे वाले का टाउ 2 होगा, तीसरे वाले का बेटे टाउ 3 होगा, इस तरह से क्या चौथे वाले n वाले कितना होगा? टाउ n होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं पहला लिखना चाहूँ बेटे, पहले वाले की वेलोसिटी, आपको मालूम है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वहाँ पर मैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूले अप्लाई कर सकता हूँ, कोई शक वाली बात नहीं है। तो v1 किसके बराबर होगा बेटे? v1 जो बराबर होगा ऑब्वियस सी बात है वो बराबर होना चाहिए किसके? वो किसके बराबर बेटे? वो होगा u1 प्लस a इंटू में t1, a इंटू में टाइम कितना उसका बेटे? वो है टाउ 1। ओके, तो u1 का वैल्यू कितना है बेटे? u1 तो u1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, प्लस a कितना उसके पास? e कैपिटल E डिवाइडेड बाय में m इंटू में टाउ 1। ठीक, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए जी, शाबाश। तो सिमिलरली v2 कितना होगा भाई साहब? v2 जो होने वाला बेटे कितना? u2 प्लस E कैपिटल E डिवाइड बाय में m इंटू में टाउ 2। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम रहता है बेटे, बस जस्ट किस में फ़र्क आ रहा है? टाउ 1 और टाउ 2 में, क्योंकि v1 और v2 में फ़र्क आ रहा है। v3 कितना बनने वाला बेटे? v3 बनने वाला है u3 प्लस E कैपिटल E डिवाइड बाय में m इंटू में टाउ 3। और सिमिलरली जो vn आएगा वो किसके बराबर आएगा? वह बेटे un प्लस E कैपिटल E डिवाइड बाय में स्मॉल m इंटू में टाउ n। मैं क्या करता हूँ बेटे कि जो ध्यान से सुन, जो तेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना वो इन सब का मीन है। क्या है? इन सब का मीन है। तो मैं इनका मीन कर देता हूँ बेटे। तो जब आप करोगे v1 प्लस v2 प्लस v3, देखो मैं उस वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो जो vd आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटे? वो आएगा u1, vd आएगा बेटे, वो आएगा v1, देखो नीचे डिवाइड बाय में तो n है, कोई शक वाली बात नहीं बेटे यहाँ पे। ठीक है, मैं v1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, u1 प्लस a टाउ 1 डिवाइड बाय में m इन, ठीक है सही है, ई भी तो आएगा, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ 1 डिवाइड बाय में m। ये आ गई बेटे पहले वाले की। दूसरे वाले की चेक कर कितनी आएगी? वो आएगी u2 प्लस स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाय में m इंटू टाउ 2। इस तरह से चलते गए कितने पहुँच गए? यहाँ पे बेटे कितना? u3 प्लस स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाय में m इंटू में टाउ 2, टाउ n कितना आएगा बेटे? टाउ n आएगा। यहाँ पे भी कितना है बेटे? un आएगा। ठीक है, ध्यान से सुन, u1 u2 u3 इन सबको तो बेटे मैं कॉमन ले रहा हूँ, मतलब u1 u2 un, ये क्या है? आप क्या करो बेटे, इसको सेपरेट करने की कोशिश करो। तो जैसे ही आप सेपरेट करोगे तो मैं ऊपर वाले टर्म को बेटे रब कर देता हूँ। हालांकि यहाँ पे क्या ब्लैक बोर्ड आ रहा है, हाँ दिख जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटे कितना? vd जो आने वाला है वो आने वाला बेटे कितना? u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू सो ऑन un कैपिटल N डिवाइडेड बाय में कैपिटल N। ठीक है, प्लस स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाय में m। ये सारे के सारे बेटे क्या टर्म कांस्टेंट है, तो मैं लिया स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाय में स्मॉल m इंटू में टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस अप टू सो ऑन टाउ n डिवाइडेड बाय में बेटे n कैपिटल N। बहुत बढ़िया, शाबाश। चेक कर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू सो ऑन un डिवाइड बाय में n, वो कितना भाई साहब? वो तेरी क्या थी? थर्मल वेलोसिटी थी।
एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी वो किसके बराबर आई थी भाई साहब, वो 0 के बराबर आई थी। तो मतलब ये वाली जो टर्म है ना तेरी, ये वाली जो टर्म है बेटे तेरी, ये 0 है तेरी, एक तरह से 0 होगी। तो जो तेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रहा है, कौन सी वेलोसिटी बेटे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाय में एम इनटू में τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू सो ऑन τn डिवाइड बाय में कैपिटल एन। ये τ1 प्लस τ2 प्लस τn, इस पूरी की पूरी टर्म को बेटे मैं लिख देता हूँ क्या, टाउ से, और इस टाउ को बोलता हूँ क्या बेटे, मीन रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलता हूँ, मीन रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं इसको बेटे। ओके, तो जो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है वो किसके बराबर आती है बेटे, ई कैपिटल ई डिवाइड बाय में स्मॉल एम इनटू में टाउ। ओके, तो ये किसका एक्सप्रेशन आ गया आपके पास बेटे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, ध्यान से दे बेटे कि जो तेरा ई था ना उसके ऊपर माइनस के ई चार्ज था, कैपिटल ई टाउ डिवाइड बाय में स्मॉल एम। तो अगर ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है। तो ध्यान से सुन, इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना वो अपोजिट होगा किसके बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट भी, और वो होता भी है, ऑब्वियस बात है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका राइट साइड में है तो जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस तरह बेटे, लेफ्ट साइड में, मतलब वो नेगेटिव साइन इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो आप इस वाले पॉइंट को भी प्लीज़ लिख लेना कि वो नेगेटिव साइन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और एक आध नंबर के अंदर इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटे, बेसिकली वो आपको बोल देता है देख, चलो उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टाइम में ही करेंगे। ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश।